चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। और आज मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे, बोला था, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। और आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है आपको रिकॉर्डेड आपको नहीं मिला हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, आज या कल में आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग टोटल, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था तभी आपका ये बोर्स मॉडल आया था, ओके। और बोर्स मॉडल ज्यादा मुश्किल नहीं है, पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, ओके, हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है, वो हेडिंग डाल दो, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक है, तो हेडिंग डाल दिया होगा आपने, ओके, डाल दिया हेडिंग, जल्दी बोलो, जवाब नहीं है बेटा, आपने हेडिंग डाल दिया, बोलो। यस। चलो, अब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है क्या, मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से, बिल्कुल एकदम परेशान नहीं होना है, ध्यान से देखना, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है ना, एग्जैक्टली ये भी वैसा ही है, इसमें ऐसा कुछ आपको खास नया नहीं मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप ये समझो कि इसमें बेसिक थोड़ा थोड़ा पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब क्या क्या पॉइंट ऐड किया है, वो हमारा पोस्टुलेट होता है या कहिए बोर्ड का लॉ है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले स्टेप बाय समझते हैं, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं भाई बोर्स एटॉमिक मॉडल, और इसमें कुछ पोस्टुलेट है या आप कहिए बोर्स पोस्टुलेट कह लीजिए। तो इसी में अपना अगला जो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना भाई, तो इसी में हो जाएगा पहला आपका कि बोर्स पोस्टुलेट, ठीक है, बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट, ओके बेटा। तो आप ये हेडिंग डाल दो बोर्स पोस्टुलेट। अब ये बोर्स पोस्टुलेट क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल एकदम पैनिक नहीं होना है, आपको अच्छे समझ में आएगा ये भी, ठीक है ना। देखिए, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है चीज, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, बोलो। पोस्टुलेट का मतलब होता है एजम्पशन। क्या होता है मतलब, एजम्पशन, आपने कुछ मान लिया है, आपने क्या क्या मान लिया कि हाँ भाई हमने ये मान लिया है, इसके आधार पर हम ये काम हम कर रहे हैं। तो आप कुछ मान के कुछ साबित करते ना, तो उसी को बोलते हैं पोस्टुलेट, कि आपने क्या माना है यहाँ पर, वही हमारा पोस्टुलेट है। जिसको आप एक भाषा में कहो कि भाई ये लॉ, भी उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा लॉ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है लॉ का, आ रही बात समझ में? यस सर। एग्जैक्टली, तो वही हमारा पोस्टुलेट है भाई, हाँ ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है उसके कोई कारण सही से मतलब पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो इसी में आपका सबसे पहला जो यहाँ पर आएगा, इसमें मतलब बोर्स पोस्टुलेट में जो आपका सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट होगा, सबसे पहला समझिए आपका पॉइंट, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट लिख लिया आपने। मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपका सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पोस्टुलेट, आप भी ऐसे लिखेगा, और सबसे पहला यहाँ पर आपके इस पोस्टुलेट में आपका पार्ट है लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो इससे में आप स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट आपका होगा, स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूं यहाँ पर, शांत होकर देखिएगा स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही, बोलो। यस। हाँ, मतलब आप ये समझो, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट भी समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ओके, और आप ये समझो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मैंने पहले बोल दिया कि यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेगा।
तो आप चाहें यहाँ पर ये देख सकते हैं, सिंपली बस समझना है, यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं है कि आपको समझ में ये नहीं आएगा कि ये सर ऐसा मुश्किल है कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, कोई टेंशन का विषय नहीं है। ओके, तो अब ऐसा समझिए आप यहाँ ध्यान से कि यहाँ पर ये आपका पार्टिकल है, मतलब कौन है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, ये आपका न्यूक्लियस है, जेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कौन है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, तो यहाँ पर इसके चारों ओर ये रिवॉल्व करता है और ये क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये बात ओके, बोलिए। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर आपको मालूम होगा इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव होता है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। और ये समथिंग लाइक अ वेलोसिटी v से ये क्या होगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर अभी इसी पे मैं कुछ अभी पॉइंट्स वगैरह लिखूंगा, बस आप सुनिएगा सही से, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ भाई, लिखिएगा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, according to Bohr's atomic model, electron revolve ठीक है, revolve around nucleus, around nucleus in circular orbit, in circular orbit, ठीक है भाई, यहां तक ओके बोलो। जवाब नहीं है बेटा, जवाब का नहीं आ रहा, बोलो क्या ये यहां तक पॉइंट ओके है, बोलो। यस सर। अब अगला पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा सही से। अच्छा, ये एक सवाल यहाँ पर और ये आती है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में बेटा ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, ये एग्री मैं करता हूँ कि ये सर्कुलर पाथ में ये ऑर्बिट में ये घूमेगा, लेकिन ये सर्कुलर मोशन करवाने के लिए सबसे बेसिक जो नेसेसरी होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का होना। ये बात मालूम है बेटा आपको? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, आप सोचो ना कि मतलब इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या ये रिवॉल्व करेगा? नहीं करेगा। नो सर। एग्जैक्टली, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? बोलो। इस पर आपने बोला कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, मैं ये जान रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया, कौन प्रोवाइड किया जिससे ये घूमने लगा? बोलोगे आप? बोलो, मालूम है बेटा? जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, नहीं मालूम है, अब आप मुझे बता दो कि आपने कूलम का लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, कूलम का लॉ पढ़ाया होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, बोलो, बोलिए। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ये तो मालूम होगा आपको, बोलो, बताइए। कूलम का नियम आपने पढ़ा होगा बेटा, मैं कहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, बस ये समझने वाली बात है कि भाई यहाँ पर एक लाइन में खींच रहा हूँ, बस ध्यान से आप देखो सही से, समझ में आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा कि एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज आपका मान लो यहाँ पर है, दो चार्जेस हैं। ओके, अब ऐसा समझो आप यहाँ जरा ध्यान से समझने के लिए, तो सिंपल एक्चुअली देखो, ये कुछ खास ऐसा नहीं है कि समझ आप नहीं पाओगे। ओके, अब आप लॉजिकली ऐसा सोचो कि यहाँ पर मान लो चार्ज आपका क्या है, ये मान लो चार्ज आपका है Q1 है और ये चार्ज आप मान लो Q2 है, तो भाई यहाँ पर यदि ये मान लो सेम नेचर का है तो रिपल्सिव होता है, अपोजिट नेचर का मान लो हो गया सपोज एक प्लस एक माइनस, तो आपने देखा होगा कि इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स आता है। आ रही बात समझ में? बोलो। और ये आपने F पढ़ा होगा, कितना दिमाग पर जोर डाले थोड़ा सा, तो ये आपने F पढ़ा होगा बेटा, क्या इसका वैल्यू F का पढ़ा था, बोलो। ये होगा आपका F के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन R हो तो ये था R का स्क्वायर।
क्या ये फोर्स आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? ईमानदारी से बताओ बेटा। यस सर। पढ़ा है। ठीक, इसको आप कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते थे। एग्जैक्टली वही देखो ना यहाँ पर, एग्जैक्टली आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आएगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलो। जवाब नहीं आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा, पहले ये बोलो। देखो जवाब नहीं आपका आया। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अरे एक न्यूक्लियस पे चार्ज है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में आएगा सर। क्या कह रहे हो बेटा? आएगा शायद। हाँ आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और वही फोर्स तो यहाँ पर आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वही फोर्स यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये बात मैं बहुत देर से आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि आप इस बात को बोले। आई बात समझ में? बताओ। यस सर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जोशी का बेटा स्क्रीन पे कुछ मत लिखो, इरेज कर लो वो, नहीं तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है? उसको इरेज कर दो आपने जो स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है? देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां तक हमारा ओके हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अगले में, ठीक है? देखिए इसमें एक पॉइंट लिखना है बस, कि पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट, कि आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर आपने बोला कि सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड किया? दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके है? यस सर। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, पब्लिक कर देता हूं, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन बिटवीन किसके बीच का, बोलो बेटा, जल्दी बोलो, किसके बीच का? न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड किसके बीच का? इलेक्ट्रॉन के बीच का। इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन which provides क्या चीज? सेंटीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन, लिख लो, ठीक है? which provides सेंटीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन, जल्दी से नोट। which provides centripetal force to इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ तक ओके बेटा? आपको डाउट है मुझे बता दो जल्दी से। क्लियर है सर। एक इक्वेशन यहाँ पर बनेगा ना, एक इक्वेशन लिखोगे ना, ये वाला, इधर वाला, ये इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रो, आपने क्या बोला यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा क्या चीज? सेंटीपिटल फोर्स। यानी एक बात तो कंफर्म यहाँ पर है कि के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? आप जानते हो न्यूक्लियस पे होता है Ze, और इनटू में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे E, और अपॉन क्या हो जाएगा? रेडियस r का स्क्वायर। ओके, और ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंटीपिटल फोर्स किसको? इलेक्ट्रॉन को, डेट मींस mv² अपॉन r। क्या बेटा ये बात ओके है, या आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है सर? बताएंगे? क्लियर है सर। चलिए तो नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से, कहीं डाउट है तो बताइएगा मुझे, फिर मैं आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले लॉ पर।
हो गया बेटा, जल्दी बोलो। फर्दर यहाँ से सॉल्व करोगे ना बेटा, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, बस मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए हमेशा इसमें कि जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और नीचे, और यहाँ पर के का वैल्यू लिखना चाहोगे तो क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा, आप मना नहीं करोगे कि सर यहाँ गलती है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे। ओके है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, तो यहां तक आप कर लीजिए इसको नोट, और उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड पेज में, ठीक है बेटा, जस्ट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर मैं कर रहा हूं इसको। चलिए, अब हमारा अगला यहाँ पर है सेकंड वाला पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो अगला हमारा पोस्टुलेट है लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट नंबर 2, सेकंड लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट वेट करें, सेकंड वाला हमारा हो जाएगा, सेकंड वाला लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, लॉ ऑफ स्टेशनरी, लॉ ऑफ स्टेशनरी लिख लीजिएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट, लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट लिख लिया आपने, बोलो जल्दी Yes, बोलिए। sir. चलिए, लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट की कहानी हम लोग देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर एक्चुअल में ये है क्या। ओके, लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक। अब नेक्स्ट मुझे ये बताइए, ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये बताइए, जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, आप हेडिंग जस्ट 1 सेकंड बेटा। देखो, तो लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं। एक बात मुझे बता दो कि आपको मैंने बताया होगा वो कौन सा रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या परेशानी थी याद है कि वहां पर बोला तो गया था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मतलब ये घूमेगा, बट याद है कि कुछ ज्ञानी लोगों ने क्या कह दिया कि अरे नहीं भाई, कि चार्ज यहाँ पर स्टेशनरी चार्ज क्या है, यहाँ चार्ज आपका एक्सीलरेटेड है, और एक्सीलरेटेड चार्ज क्या रेडिएट करता है, बोलो, मैंने बोला था, याद है आपको? जवाब नहीं आप लोग का आ रहा है, बोलिए, क्या मैंने बताया नहीं था क्या? कहीं भी मान लीजिए कोई चार्ज आपका यदि एक्सेलरेटेड है, ये बात एकदम कंफर्म है कि उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, निकलता है। ये बात ओके है? जल्दी से बोलो। Yes, sir. जवाब नहीं है बच्चा लोग। ऑलरेडी आपको मैंने बोला है, कहीं भी चार्ज मान लीजिए एक्सेलरेटेड है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। तो रदरफोर्ड मॉडल में यही परेशानी हुई कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन ये अभी इस दिशा में इसका वेलोसिटी है, कुछ देर में यहाँ होगा, ठीक है, और कुछ देर में यहाँ होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी आपका चेंज होता रहेगा। और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब यहाँ यही है
कि आप समझो कि मतलब ये देखो ना, ये यहाँ चला, अभी यहाँ चला, तो डायरेक्शन बदल गया। तो डायरेक्शन चेंज होने का मीनिंग यहाँ की ये चार्ज एक्सीलरेटेड है, और चार्ज एक्सीलरेटेड इसका मतलब इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए था, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना मतलब एनर्जी निकलना, और एनर्जी का क्या, इसका रेडियस इसका क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा, क्या होगा, एक टाइम आएगा न्यूक्लियस को टच कर देगा। ये ज्ञान कहाँ दिया गया, ये दिया गया था रदरफोर्ड में, इसलिए फेल कर गया। लेकिन यहाँ पर बोर्स मॉडल में इन्होंने क्या कह दिया कि अरे भाई, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट किए हुए। क्या बात ओके बोलो, जल्दी बोलेंगे बेटा, यहां तक लाइन ओके बोलो। Yes, sir. मैं स्टेटमेंट लिखाता हूं, आप ये डायग्राम बना लो, ठीक है। तो नीचे लिखना द इलेक्ट्रॉन, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus, ठीक है बेटा, around nucleus, ठीक है, around nucleus in stationary orbit, in stationary orbit, ठीक है बेटा, stationary orbit without emitting या without radiating electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या ये बात ओके बोलो, जवाब नहीं आया बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं बोलूंगा कि ये तो भाई उन्होंने बोला, ठीक है, और एक और बात इन्होंने बोला, देखो रियलिटी में क्या था, देखो इन रियलिटी आप देखो, रियलिटी की बात करो तो क्या रियलिटी में क्या यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था, बोलो, जवाब नहीं आ रहा आपका। रियलिटी में यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था, बोलिए मुझे जल्दी से। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक, एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेटेड है तो रियलिटी में यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया कि भाई ये स्टेशनरी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा ना, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन परमिटेड है कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो लॉ है उसको डिसओबे करेगा। आई बात समझ में, समझ में नहीं आया क्या बेटा, बोलो जल्दी बोलो। मतलब मैं यहां लिखूंगा एक लाइन यहां पर कि व्हेन, सुनिएगा अच्छे से, व्हेन इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो भाई, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है, रिवॉल्व, ठीक है, इन स्टेशनरी ऑर्बिट, ओके, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, दे आर परमिटेड ध्यान रखिएगा, परमिटेड टू डिसओबे, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया, एक सेकंड बेटा, डिसओबे क्या चीज, डिसओबे द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डिसओबे द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बताइए मुझे, क्या ये ओके है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. इसको नोट करिए बेटा जल्दी से फटाफट। हो गया बेटा, जल्दी बोलो, आगे बढ़े हम लोग, जल्दी से बताइए, बोलिए। वॉइस नहीं आ रहा आप लोग की, आ रही है, बोलिए जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ूं।
Yes, sir. चलिए ठीक है, तो ये चीज आपको देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना पूरा कंसेप्ट? बताइए, या कंसेप्ट लेके कोई प्रॉब्लम भी आपको लग रहा है? कि हाँ सर आपने कंसेप्ट बताया, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा एक रफ आइडिया में, कि क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ चल रहा है, और अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर डायरेक्शन इसका इस तरफ हो गया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या चीज? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर एक्सेलरेशन है, और कोई भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 100% कंफर्म है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा, अपने अंदर से निकालेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा, अपने अंदर से निकालेगा। ठीक है, तो यही इसी कारण से क्या हुआ था, इसी कारण से रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो गया था। आ रही बात समझ में? इसी कारण से इन रियलिटी हम किसी एटम को देखें ना, तो एटम से हमेशा रेडिएशन नहीं निकलते रहता है, फ्री स्टेट में कोई भी जो एटम है ना वो रेडिएशन नहीं निकालता है, इसी वजह से ये फेल हुआ था। बट इन्होंने यहाँ क्या बोल दिया, इन्होंने कह दिया देखिए ये रिवॉल्व करेगा स्टेशनरी ऑर्बिट में, और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ को ये नहीं मानता है। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. ये आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ठीक है, मतलब आपसे बोला जाए कि भाई लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता नहीं, आप लिखा है ना यहाँ पर कि भाई लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, आप ये जान लीजिए। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपके मन में कहीं सवाल आ जाए तो ये भी आप देख लीजिए कि इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या है कि एक्सेलरेटेड चार्ज, मैं लिख देता हूं साइड में, एक्सेलरेटेड चार्ज particles radiate electromagnetic waves। क्या बात ओके बताइए यहां तक? आंसर करिए बेटा, यहां तक ओके है। अब हम चलेंगे थर्ड लॉ पे, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बढ़े आगे, आंसर करिए, कुछ बोलते हो आप लोग नहीं हो? Yes, sir. हाँ हाँ, चलिए भाई इसको भाई मतलब क्लीन करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसको क्लियर करके। चलिए भाई थर्ड आपका है, तीसरा पार्ट आपका, ठीक है ना भाई, हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर, तीसरा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट यहाँ पर, ओके, थर्ड आपका है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हेडिंग डाल दीजिएगा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझे? बोलो जल्दी से यहां तक। अब ये इसका चक्कर देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप मुझे बता सकते हो ये एक्चुअल में है क्या? बोलो जल्दी बोलिए, ये ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है, जल्दी से बताइए मुझे, क्या ये आपको पता है ये होता क्या है? कुछ बताइए मुझे, आपको ये मालूम है तो आप बताइए हाँ सर मुझे पता है, मैं जान रहा हूं, और ये आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। हालांकि ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, मुझे ये मालूम है, सुनिएगा सही से, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए आपको पता है अच्छे से कि क्या है ना कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, रोटेट करता है। तो भाई ये डिफरेंट ऑर्बिट डिफरेंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जस्ट थोड़ा सा समझिए बात को पहले। तो ये मैंने कुछ ऑर्बिट्स की ये फोटो बना दिया, ऐसा मान लो इस प्रकार का ऑर्बिट है ऐसा। ठीक है, अब आप बात को समझिए, मैं चाहूं तो एक दो ऑर्बिट और भी मैं आपको बना देता हूं अंदर में थोड़ा सा। यहाँ इस टाइप का ऑर्बिट है ये हमारा। ठीक है, देखते चलिए यहाँ ध्यान से, इस टाइप का ढेर सारा ऑर्बिट है। अब बात को समझिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पेशेंस के साथ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
अब आप ये समझो, लॉजिकल सोचो, लॉजिकली आप सोचो। मैंने यहां पर एक ये मान लिया कोई ऑर्बिट होगा, यहां पर एक ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ना, वो इस तरफ ये मान लो ये मूव कर रहा है, ओके। और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैं मान लेता हूँ वीएन है। एक्चुअल में ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा ऑर्बिट है ना, ये हमारा क्या चीज, ये हमारा nth ऑर्बिट है, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, rn मान लिया है। और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, और ये हमारा क्या है, एक्चुअल में ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारा कौन सा, ये कौन ऑर्बिट है हमारा, ये हमारा एक्चुअल में ये हमारा nth ऑर्बिट है। आ रही बात समझे, बोलो। ये हमारा Yes. कौन है, nth ऑर्बिट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा nth ऑर्बिट है, ठीक है। तो भाई nth ऑर्बिट है, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसके सेंटर के अबाउट यानी न्यूक्लियस के अबाउट क्या होगा। आप ये जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम को हम L से दिखाते हैं, और मुझे nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैं निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक पहले लाइन लिख देता हूं यहां पर, नहीं तो आप मुझे पता है आप गलत कर दोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले मैं समझाता हूं, शांत होकर सुनना, और मुझे उम्मीद है ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता रखा है। तो भाई यहाँ पर पॉइंट ये है कि लेट या ऐसा लिख लो, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है, nth ऑर्बिट अबाउट its nucleus, ठीक है, nucleus is given by ln, ठीक है। और ln का वैल्यू यहां पर क्या होगा, mvn और इंटू rn। आपको मैंने बोला होगा mvr ये वाला एक्चुअल में होता है। बोलिए, मैं कुछ गलत कह रहा हूं, बोलो जल्दी बोलिए। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, एंगुलर मोमेंटम इतना होता है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें क्या। No, एंगुलर sir. मोमेंटम mvr होता है, ये मालूम है ना। Yes, sir. एग्जैक्टली और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये एंगुलर मोमेंटम, ये जो आपने यहाँ लिखा है एम वी, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रफ्तार और nth ऑर्बिट का रेडियस mvr, ये आपका क्या होता है, n ऑर्बिट का नंबर इंटू h/2π। ये भी आपको मालूम होगा, और उम्मीद है ये मैंने प्रूफ करा रखा है इसका, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने क्लास में क्या कर रखा है, करा रखा है, कहां पर, जब मैं मैटर वेव पढ़ा रहा था उस समय मैंने बता रखा था, ठीक है। तो एक चीज तो आप ये जानते हो, आपको मालूम है यहाँ पर कि n यहाँ पर क्या होगा, n यहाँ पर n की बात करोगे तो n आपका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, मतलब 3 होगा, 4 होगा। ये आपके मतलब कौन सा नंबर है, ये इंटीजर नंबर है यहाँ पर n। आ रही बात समझ में। n कभी भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जैसे कि 2/3, 4/3, ये ऐसा नंबर कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया यहाँ पर कि आपका यहाँ n क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। n यहाँ पर आपका एक इंटीग्रल वैल्यू है, इस बात को समझिए। n आपका इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, मतलब इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा यहाँ पर एक स्टेटमेंट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा अच्छे, समझ में आएगा अच्छे से। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल अरे यार ये मल्टीपल का उल्टा में लिख रहा हूं स्पेलिंग, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, जल्दी बोलो, h/2π का। आई बात समझ में, जल्दी बोलो, ठीक है। Yes. इज
known as quantization ठीक है ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें तो आप थोड़ा सा भी मुझे मतलब निराश नहीं करेंगे, हाँ सर हमें मालूम ही नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, डोंट वरी, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ठीक है। यहाँ तक ओके, चकाचक है। और ये आपको पता रहना चाहिए, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मतलब मुझे फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो बस यहाँ 4 रख दो ना भाई, यहाँ 4 रख दो, बात खत्म। क्या हुआ, 4h/2π हो जाएगा। हाँ, ये बात समझ में, बोलिए जल्दी बोलो, आ गई बात समझ में। Yes, sir. चलिए अगला हम लोग पॉइंट पे बढ़ते हैं, आगे की बात हम करते हैं। तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से, इसको मिटा दूं, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए इसको भाई क्लीन करते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग खत्म। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। बट यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए जितने भी ऑर्बिट्स है ना, उन ऑर्बिट्स का फिक्स और डेफिनेट एनर्जी होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो, बात बोलो। Yes, sir. एक चीज आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, शायद इसी में आप, मैं लिखा देता हूँ फिलहाल, ठीक है ना। एक लाइन लिख लो यहाँ पर आप लोग सभी लोग, ठीक है ना। ईच ऑर्बिट हैविंग, नीचे एक लाइन लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद में लिखूं तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो हेडिंग ही पहले डाल दो, रहने दो, नहीं तो फिर मुझे पता है आप गड़बड़ करोगे। आप हेडिंग ही डाल के लिख लो, बढ़िया रहेगा मेरे लिए भी, ठीक है। ये कौन सा नंबर का होगा, 4th नंबर ना, ठीक है। लिख लो लॉ ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, लॉ ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन लिख लिया, बोलो आपने। Yes, sir. चलिए भाई लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बात को, ठीक है। अब इसका चक्कर क्या है मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने पहले बोल दिया ना कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मतलब बोर्स थ्योरी, ईच ऑर्बिट हैविंग फिक्स एंड डेफिनाइट एनर्जी। आई बात समझ में। अरे भाई देखो, मैंने बोल दिया भाई पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है, और मैंने बोल दिया हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है मैंने बोल दिया 100 जूल है। तो आप कोई भी हाइड्रोजन का एटम उठा लो, उसके पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा वो 100 ही होगा। ये बात नहीं समझ में आया, बोलो जल्दी बोलिए, बात समझ में। Yes, sir. हाँ तो मैं पहले लिख देता हूँ लाइन को, नहीं तो फिर आप गड़बड़ करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे इस पर मैं चर्चा करूं तो आई होप बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हम लोग, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स थ्योरी, ईच ऑर्बिट्स having some fixed, समझ रहे हो, फिक्स लिखिए या कांस्टेंट एंड डेफिनाइट एनर्जी, डिफाइंड होगा वो डेफिनाइट एनर्जी, ठीक है। समझ में आई बात, बोलो बोलिए। एंड फिक्स एंड डेफिनाइट एनर्जी, ये ध्यान रखना है, पहली बात तो ये। उसके बाद कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस एनर्जी कॉल्ड, और मतलब एनर्जी लेवल्स, दिस एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स
of orbit called energy level. ओके बोलो, एनर्जी लेवल्स कर लेना। ओके, जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर? है आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. तो हर एक ऑर्बिट का अपना अपना क्या होगा, फिक्स एक एनर्जी लेवल्स होता है। ये मैंने बोल दिया, बाकी ये प्रूव भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब आप ये समझो यहाँ ध्यान से कि एक ऑर्बिट यहाँ है, एक ऑर्बिट मैंने यहाँ लिया, ठीक है। तो अब ये समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझना है यहाँ पर, और कुछ खास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक ऑर्बिट ले लिया। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ ये भाई ई है, ठीक है। और जरा ध्यान से देखें सही से, एक ई है और फिर एग्जैक्टली यहाँ भी है, यहाँ भी ई मैं बोल देता हूँ, समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, हाइयर वाला एनर्जी स्टेट, ठीक है, और यहाँ क्या है, लोअर वाला, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि यहाँ इमिशन बोला है ना, इमिशन बोला है, तो आप ये समझो कि जब इलेक्ट्रॉन आपका हाइयर एनर्जी स्टेट से कहाँ आएगा, बोलो, लोअर वाले एनर्जी स्टेट में आएगा। सुनना अच्छे से, जब आपका इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन आपका यहां था, ठीक है, यहां से कहां आएगा, यहां लोअर वाले में आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये यहां से यहां आएगा ना, तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एनर्जी मतलब आप कह लो रेडिएशन निकलता है, या आप कहो कि फोटोन निकलता है, एक ही बात है। फोटोन निकला या आप कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकला। आई बात समझ में? जल्दी बोलिए, ओके है? Yes, sir. चलिए, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। यहाँ स्टेटमेंट लिखिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, पहले सुनिए अच्छे से, देखिए, when electron makes transition, ठीक है, ट्रांजिशन कहां से कहां बोलो, फ्रॉम, ठीक है, हाइयर, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम हाइयर एनर्जी ऑर्डर लिख लो, हाइयर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ऑर्बिट, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, रिलीज होगा, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और आप ऐसा लिख लो, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और एक या एक से अधिक भी फोटोन रिलीज हो सकता है, मैं पहले लिख रहा हूं, और एंड या और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेडिएशन और वन, या ब्रैकेट में ऐसे करता हूं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यहां पर मैं कर देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रेडिएशन क्या होगा, निकलेगा, एमिटिंग वन और मोर फोटोन्स, मतलब यहां से रेडिएशन निकलेगा, और वो रेडिएशन क्या होगा, वन या वन से अधिक फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है भाई, यहां तक ध्यान रखिएगा। और मैं ये बोलूंगा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहां से मान लो जो रेडिएशन निकला, इसका फ्रीक्वेंसी यदि एफ है, तो ध्यान रखिए एक चीज, यहां पर मैं यहां लिख भी देता हूं कि एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ना, एनर्जी का जो डिफरेंस, यहाँ पर देखो एनर्जी का होगा ना यहाँ डिफरेंस, क्योंकि ये हाइयर है और ये लोअर है, तो यहाँ एनर्जी का डिफरेंस होगा, क्या चीज होगा, डेल्टा ई, डेट मीन्स एनर्जी डिफरेंस क्या आ गया, हाइयर वाला माइनस का लोअर वाला, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, ये चीज एच के बराबर होगा। मतलब जितना एनर्जी, देखो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, तो मान लो इसके पास 100 था एनर्जी, यहाँ आया तो 20 हुआ, तो कितना लॉस किया, दोनों का डिफरेंस मतलब 80 का, तो वो 80 कहाँ चला जाएगा, वो एच में चला जाएगा, मतलब एनर्जी रिलीज कर गया, फोटोन में चला गया,
आई बात समझ में? बोलो यहां तक। Yes, sir. इसका मतलब ये बात है कि जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, ठीक है भाई, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बोलो? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आप ये लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, और आप लिख सकते हो फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ energies of higher energy orbit and lower energy orbit, of higher energy orbit and lower energy orbit, ठीक है भाई, एनर्जी ऑर्बिट। क्या ये बात यहां तक ओके? मुझे बताएंगे जल्दी से। अच्छा लोग जवाब नहीं आया, क्या ये बात ओके? जल्दी से बताएंगे। Yes, sir. तो इसको जल्दी से कॉपी करिए। एक देखो लॉ और बचा हुआ बेटा, ठीक है, एक मात्र लॉ बचा हुआ है, एक लॉ और मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद समझो बोर्ड्स का जो पोस्टुलेट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे टर्म्स आएगा, जैसे कि आप जानते हो रेडियस का कैलकुलेशन आता है, उसके बाद मान लो ऑर्बिट में जो स्पीड होगा उसका कैलकुलेशन आता है, ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा उसका कैलकुलेशन आता है। ये सारे कैलकुलेशन आपको करने हैं, ये जान लो, जो कि आज पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग अगले क्लास में इसको कर लेंगे, देन आफ्टर फिर हम अलग अलग जो टॉपिक है इसको पढ़ के खत्म करेंगे। ओके बोलो। Yes, sir. चलिए, तो इसको भाई हम लोग खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो बचा हुआ है पोर्शन है पोस्टुलेट का, उसके बाद फिर हम लोग एक दो पॉइंट और देख लेंगे, फिर क्लास को फिर एंड करेंगे, बाकी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं क्लीन कर दूं? Yes, sir. चलो भाई क्लीन करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। और अगला हमारा जो लॉ होगा, आप जान रहे हो अगला हमारा लॉ होगा कौन सा? 5 नंबर लॉ है। और 5 नंबर हमारा लॉ क्या हो जाएगा भाई? 5 नंबर बोलोगे आप लोग? एक हो गया ना अभी एमिशन हो गया ना? अरे भाई एमिशन हो गया ना, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्या? बोलो लॉ ऑफ क्या? बोलो एब्जॉर्प्शन। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन लिख लिया? बोलो जल्दी बताइए। ओके है? Yes, sir. चलो भाई ओके है तो अच्छी बात है, तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये आपका लॉ का अंतिम पड़ाव है, एकदम लास्ट वाला। इसके बाद आपके लॉ में कुछ भी नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखो भाई सिंपल है, मैं समझा देता हूं, देखो बहुत सिंपल है, आप समझ चुके मेरे हिसाब से। ये इसमें कुछ है ही नहीं, ये ऑलरेडी आप जवाब मुझे समझा सकते हैं आप खुद से। ये क्या इसमें कहना चाह रहा है, आप मुझे बता सकते हो क्या? बोलो बताओ बच्चे लोग, कुछ बोलना चाहोगे इस पर आप? जवाब नहीं आप लोग का आ रहा है भाई, बोलो कुछ। ये आपका हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ये वाला लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, तो आप इसमें कुछ कहना चाहोगे क्या यहां पर होगा एक्चुअल में? बताइए।
यहाँ रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कह रहा है, बात को सुनिए। तो जब ये मतलब क्या होता, मतलब ये हायर से लोअर आया तो एनर्जी को लूज कर दिया, एनर्जी को लूज किया तो क्या हुआ कि यहां से रेडिएशन निकला। लेकिन यहाँ पर रियलिटी ये है कि आप यहाँ पर रेडिएशन क्या कर रहे हो, रेडिएशन यहाँ पर गिरा रहे हो भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन पे रेडिएशन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन लेने के बाद ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे ये रेडिएशन इसको मिलेगा ना, ये सीधा क्या होगा, फुदुक के लोअर एनर्जी स्टेट से क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया या नहीं आया, मुझे बस इतना बोलो। जवाब नहीं आ रहा बेटा आप लोग का, जल्दी से बोलो। आ गया सर। ओके ना, आगे बढ़े हम लोग, स्टेटमेंट लिखें। यस सर। चलिए एक और बात, एक और बात, एक और बात सुनिएगा सही से पहले। मान लीजिए एक बात मैं लिखता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर 80 है और यहाँ 100 है, तो कितने का गैप है, 20 का है ना, बोलो। यस सर। तो मान लो यहाँ पर देखो 80 यहाँ 100, तो मैं कहता हूं कि कौन सा यहाँ, जैसे मान लो आपने फोटोन गिराया, तो HF का वैल्यू मान लो ऑप्शन ए दिया लेके 20.1, ठीक है, बी ऑप्शन दिया है लेके HF बराबर 20.3, ठीक है, और सी ऑप्शन ऐसे में दे रहा हूं, तो कौन सा फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा, जरा बताओगे मुझे, दोनों में से कौन एब्जॉर्ब करेगा। चलो ध्यान से जरा देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आप ये समझो कि यहाँ मैंने कई सारे ऑप्शंस लिख दिया था, ठीक है, देखो अब यहाँ बात मैं समझाता हूँ, देखो कि यहाँ 80 और 20 है ना, एग्जैक्टली 20 का गिराओगे तो ही ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके यहां से यहां जाएगा। लेकिन कल को मैं कह रहा हूं कि आप मान लो 20.1 गिराओ, 20.3 गिराओ या 21 का गिराओ, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एग्जैक्टली 20 का होगा तो ही, ना तो 19.8 चलेगा ना 20.1 चलेगा, एग्जैक्टली 20 का होगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा। ये बात ओके बोलो, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का भाई।
Yes, sir. एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा क्या है, हाँ, तो एक लाइन आप लिख लीजिएगा, मतलब ये आप कोई वैल्यू दे दोगे लेके, मतलब कोई एनर्जी दे दिए लेके, ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी दोगे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ना भाई ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं अपने एक पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ, पॉइंट क्या हमारा वो ध्यान सुनिएगा कि एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन cannot absorb photons या photon of arbitrary एनर्जी वैल्यू, ठीक है, और आर्बिट्री एनर्जी वैल्यू मतलब कोई वैल्यू को ये मतलब जनरल कोई भी दो ऐसा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अभी, इट एब्जॉर्ब, ठीक है भाई, इट एब्जॉर्ब्स लिख लीजिएगा, ये किसको एब्जॉर्ब करेगा भाई, तो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, इट एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ एनर्जी, फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू difference of energy between एनर्जी डिफरेंस बिटवीन क्या चीज, बिटवीन क्या चीज, लोअर एनर्जी मतलब जहां से जहां ट्रांजिशन हो रहा है उसके बीच का, हमारी बात समझ में, मतलब मान लो ये यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है और यहां पहुंचे, मतलब यहां से यहां जा रहा है, तो इसके बीच का जो एनर्जी गैप होगा ना उसी के बीच का होगा, ये बात समझ में आए बोलो। तो बिटवीन ग्राउंड स्टेट मैं लिख देता हूं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, एनी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ओके है बोलो बच्चा लोग यहां तक। Yes, sir. तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब आप ये समझो ये एब्जॉर्ब तभी करेगा जब HF का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप का इक्वल होगा, मतलब ये क्या चीज, हाइयर माइनस लोअर, ये इतने के बराबर है तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गया या कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। Clear है सर। चलिए क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नोट करिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक शब्द यहाँ आ गया ना ग्राउंड स्टेट आ गया, तो मैं वो भी ग्राउंड स्टेट के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि ये सर ग्राउंड स्टेट क्या होता है, आपने ये क्या लिख दिया ग्राउंड स्टेट वगैरह ये सब। तो अभी सुनिएगा सही से, सुन लीजिए अच्छे से, आपका मिसकंसेप्शन भी मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। इसको पहले नोट करिए और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा कहानी, ठीक है। बच्चा लोग एक बात मुझे बता दो कि ये हमारा n बराबर क्या है, 1 है, ये सेकंड ऑर्बिट, ये हमारा क्या चीज थर्ड ऑर्बिट, ऐसे ही करते हमारा ये कौन है फोर्थ ऑर्बिट, n बराबर 1 का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। इसी को बोलते हैं ग्राउंड वाला, सबसे मतलब n बराबर 1 मतलब पहला ग्राउंड बेस, आई बात समझ में, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, आई बात समझ में। Yes, sir. और इसके अलावे बाकी सब हमारा एक्साइटेड स्टेट है, जैसे कि ये कौन है भाई, ये हमारा पहला एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आई बात समझ में। ये कौन है, ये हमारा
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ओके, ये हमारा कौन है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आई बात समझ में या कोई दिक्कत अभी भी है? बोलो इसमें। क्लियर है सर। चलिए इसको नोट करिए अच्छे से भी, इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे जल्दी से। कर लिए सर। पूरा कंप्लीट हो गया बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक भी क्लियर हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिशन आपका मतलब क्या हो सकता है, 2 से 1, 3 से 2, 3 से 1, ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन पॉसिबल है। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। तो चलिए इसको भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। क्लीन करो इसको। यस सर। तो यहीं पर हम आप भाई इसको खत्म करते हैं, ये खत्म आपका, लेकिन एक दो पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं नोट्स में कुछ इसमें बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट में, ठीक है, ताकि ये आपको पता रहना चाहिए, मुझे इसमें ज्यादा परेशान नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट में क्या है कि सबसे पहला है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, number of spectral lines in any given excitation, okay, is nc2, that means n into n minus 1, ठीक है भाई, by 2। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही ऑर्बिट नंबर, where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। ओके भाई, बोलो जल्दी से, जल्दी बताइए। यस सर। अरे ये काउंटिंग करना, मैं समझाता हूँ, लॉजिकल समझाता हूँ। देखो ये इसमें कंफ्यूज मत हो, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने कुछ ऑर्बिट्स यहाँ बना लिए, ठीक है, सुनना से देख, ये समझ में आराम से आ जाए, देख लॉजिकल में समझाता हूँ तेरे को। जैसे देख मैं 2 ही लेके बताऊंगा, ज्यादा नहीं परेशान मैं करूंगा, ठीक है। ये n बराबर 1 है, ये n बराबर क्या है 2 है, ये n बराबर क्या है 3 है। मान लो मैं यहां से ट्रांजिशन करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है, n बराबर 3 से। तो n बराबर 3 से मतलब ट्रांजिशन करवाओगे तो कितने प्रकार के रेडिएशन दिखेंगे तुम्हें, वही है यहाँ पर ये क्या चीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब क्या, कितने प्रकार के रेडिएशन दिखेंगे, नहीं आया समझ बात। अरे स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है, कितने टाइप के फोटोन दिखेंगे, कितने प्रकार के वेवलेंथ दिखेंगे, नहीं आया बात समझ क्या? आ गया सर। तो देख यहाँ देख, यहाँ देख, यहां से यहां एक संभव है, बोलो। एक तो आपका यहां से यहां संभव है 2, और एक यहां से यहां संभव है, तो कितने यहां पर हुए बोलो? 3। 3 हुआ ना। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ इस फॉर्मूले से, देख इस फॉर्मूले से मैं करके देखता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी चेक करें तो वही आना चाहिए, बोलो है। यस। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ, मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ, अच्छा मैं एक और करता हूँ, नहीं मैं अभी 3 में चेक करें ना, यहाँ देखो, यहाँ 3 रखो और यहाँ रखो 3, तो 2 2 कट जाएगा, तो 3 आ गया, बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, मेरा मन कर रहा है ना सर ये गलत है, मैं एक और लाइन खींचूंगा, ठीक है खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है, खींचते हैं। तो ये n बराबर हो गया 4, ठीक है भाई 4 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं करते करते इसका भी उपाय करते हैं भाई। यहां से यहाँ एक आएगा, बोलो हाँ सर जी, यहाँ से यहाँ भी आएगा, सर जी यहाँ से यहाँ भी आएगा, ओके ओके ओके, यहाँ से यहाँ भी आएगा, ओके ओके। अब कितने टाइप के बन गए देखो, काउंटिंग करो काउंटिंग करो, इससे ज्यादा संभव नहीं है। 1 2
3 4 5 6 6 है ना। अच्छा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल, ठीक है, लाइंस का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के रेडिएशन निकल सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल मतलब क्या, मतलब कितने टाइप के वेव्स निकल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ देखो 3 3 6 है ना। अब मैं वहां से चेक करके निकालूं, तो आप यहाँ रखो 4, तो 4 इंटू 3 सॉरी हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना। अब बाय कर दो यहाँ 2, तो देखो ये 6 आया कि नहीं आया, देखो। अरे भाई कंफ्यूजन है क्या, बोलो। नो सर। नो सर। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक और लाइन यहाँ पर मैं अभी लिखूंगा इसी में, और उसके बाद आपके क्लास का भी मैं एंडिंग करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक चीज पॉइंट और है कि भाई जितने भी लॉज है ना, ऑल लॉज, ध्यान सुनिएगा, ऑल लॉज, ठीक है भाई, किसके लॉज, क्लासिकल मैकेनिक्स के, ऑल लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसे कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, F बराबर ma है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑल लॉज ऑफ क्लासिकल, ठीक है, मैकेनिक्स, ठीक है, आर नॉट या आर, पहले आर वैलिड की बात करते हैं, आर वैलिड when an electron revolve around, ठीक है, around nucleus, okay, around nucleus and does not valid, ठीक है भाई, and does not valid during ट्रांजिशन, ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशंस। क्या ये बात ओके, बोलो जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। यस सर। मतलब आपको मेनली ये रखना है, देखो आपके जितने भी लॉ है ना, ये लॉ तभी काम करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस, ओके। और जब ये ट्रांजिशन होगा ना, तो ट्रांजिशन के दौरान कोई भी लॉ आपका मैकेनिक्स का काम नहीं करेगा। ये माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यस सर। चलो बेटा यहीं तक क्लास को रखते हैं भाई, क्योंकि नॉइस बहुत ज्यादा बाहर है, तो पॉसिबल नहीं है पढ़ाना, ठीक है बेटा। तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, और अगले सेशन का मैं क्लियरली बताता हूँ क्या क्या रहेगा, सुन लीजिएगा सही से, ठीक है। अगले सेशन में मैं रेडियस का कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, जो कि सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका वेलोसिटी, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कैलकुलेशन होगा, और इसके बाद एनर्जी का कैलकुलेशन होगा nth ऑर्बिट में। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। तो 3 चीज का कैलकुलेशन मैं करवाने वाला हूं, और तीनों चीज ध्यान रखिएगा कि भाई हाँ ये सब कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगा फिर दिक्कत रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा। फर्दर आपको लगे कोई परेशानी हो रही है, मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो आप बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं बिल्कुल पूरा हेल्प करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आप लोग का ये है कि आप कोई भी डाउट नहीं पूछते हैं। क्या मैंने मना कर रखा कि आप मेरे से डाउट नहीं पूछिए, बोलिए। मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि देखिए कोई भी डाउट होता है, कोई टॉपिक होता है, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप करिए, मैं पूरा हेल्प करूंगा। लेकिन आप ना तो भाई कोई क्वेश्चन भेज रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं, गलत बात है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी वर्क करिए, ताकि हम लोग अगले सेशन में इसको कवर कर लें। और अगले सेशन में आपका समझो ना कि भाई केवल अब समझो, अब इसके बाद ये खत्म ही होने वाला है, मुझे बस केवल रेडियस का कैलकुलेशन कराना है, ठीक है भाई। तो अगले सेशन में मिलते बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। यस सर। ठीक है बेटा, फिलहाल सबको बाय बाय भाई, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।